हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट का पहला पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है? अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध पोएट जिनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, आपने क्लास 9 में भी इनकी एक कविता पढ़ी होगी, एक पोएम पढ़ी होगी। उसका नाम था द रोड नॉट टेकन। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन का मतलब क्या होता है? सुक डाउन का मतलब होता है गिराना। ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ की धूल। जिस प्रकार से एक कौवे ने हमारे ऊपर बर्फ की धूल गिराई, वो भी कहां से गिराई? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो होता है, ऐसा ट्री होता है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल व्हाइट कलर की, व्हाइट फ्लावर्स भी उसके ऊपर होते हैं, है ना। और पत्तियां भी छोटी होती हैं और उनके ऊपर बर्फ जमी थी और उसी बर्फ की जो धूल थी ना, वो कौवे ने हिलाई उस ब्रांच को, और वो जो बर्फ है आकर के हमारे ऑथर के ऊपर गिर गया, यानी कि पोएट के ऊपर गिर गया। तो कैसे गिरा होगा? हो सकता है पोएट कहीं जा रहे होंगे, है ना। और ये इसके डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि यह पोएम ऐसी जगह पे लिखी गई है जहां बर्फबारी होती है ना। हमारे यहाँ बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी जगह जहां बहुत अधिक ठंड होती है, बर्फ गिरता है, बर्फ की धूल देखने को मिल सकती है। तो कौवे ने जिस प्रकार से उनके ऊपर बर्फ की धूल गिराई थी, कहां से गिराई थी? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक के पेड़ से गिराई थी, है ना। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को, मेरे दिल को क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड। क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड। मेरे मूड को उसने बदल के रख दिया। अभी तक मैं उदास चल रहा था क्योंकि मेरा कुछ दिन का कुछ हिस्सा ऑलरेडी खराब हो चुका था, लेकिन अब मैं बिल्कुल, बर्फ की धूल गिरते ही उनके ऊपर उनका मन बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और दिन का उस कुछ हिस्सा को वो बचा लेते हैं। ऑफ अ डेड रोड, जिसे मैं पछताते हुए बिता रहा था। रियूड का मतलब क्या होता है? पछतावा होना। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए इसकी राइमिंग स्कीम कैसे बनेगी। राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम की जब आपको बनानी हो तो पहले लाइन के आखिरी वर्ड को देखिए, क्या लिखा हुआ है? क्रो। तो ये जो है इसको आप ना ए मान लीजिए, CROW, क्रो। अब क्रो जो है इसका दूसरे लाइन को देख, दूसरे लाइन के आखिरी लेटर को, वर्ड को देखिए, क्या है ये? मी। तो इसके साथ इसका साउंड अगर मिल रहा है तब तो ठीक है, तो फिर ए बोलेंगे, और यदि नहीं मिल रहा हो तो इसको बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे? बी। तीसरे लाइन को द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो स्नो, क्रो स्नो, देखिए दोनों बोलने में एक जैसा लग रहा है, राइम बन रही है इसकी, है ना। तो इसका मतलब है ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और उसके बाद ट्री, लास्ट लेटर देखिए, लास्ट वर्ड को देखिए, ट्री, मी, ट्री। और इस प्रकार से ये बी बन गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप बोलेंगे ए बी, ए बी, है ना। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, ए बी। बता देंगे आप आसानी से। आपको भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। दूसरी बात है, कोई ऐसी कविता जो स्टार्ट हुई हो लेकिन उसमें कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी ना हो और सीधा अंत में जाके हो, तो उसको इंजेम्बमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेम्बमेंट। ENJENJAMB, इंजेम्बमेंट, MENT, इसको इंजेम्बमेंट कहा जाता है। ठीक है। ऐसा ये आवश्यक नहीं है कि ये पूरे बुक में, पूरे लाइन में, पूरी कविता में होगी, नहीं। हो सकता है इस लाइन में ना हो, इस लाइन में ना हो, इस लाइन में हो, तो यहां से लेके यहां तक वाली लाइन इंजेम्बमेंट होगी। ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए हैं। तो दो बातें आपने इसके बारे में समझ गए। अब देखिए क्या इसमें और कोई लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। तो हाँ, देखिए यहाँ पे हैज और हार्ट, ये क्या है? दोनों को दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे लेटर को हम लोग, ऐसे लिटरेरी डिवाइस को हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। TERATION। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। लिटरेरी डिवाइसेस बच्चों परीक्षाओं में पूछी जाती है।
कि इस पोएम में कौन से, एक्चुअली जब भी पूछा जाएगा तो आपको 4 लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज होती है। अब आपके दिल में सवाल होगा कि सर लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं? तो देखिए लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ हमारी जो, जैसे कोई भी साधारण बात है ना, जैसे आप कहते हैं कि सर वह मोटा है, इसका मतलब ये साधारण आपने कह दिया। लेकिन जब आप कहते हैं कि सर वो हाथी जितना मोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने साधारण बात को असाधारण बना दिया है। तो लिटरेरी डिवाइसेस का वही काम होता है, काव्यालंकरण करना, कविता के अलंकरण को, उसकी शोभा को बढ़ाना, ऐसी बात का प्रयोग करके जिससे वो स्पेसिफिक हो जाए, विशेष हो जाए, ऐसे को लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग कहते हैं। तो आप समझ गए, इसमें एलिटरेशन का यूज किया गया है। जैसे इसमें देखिए दूसरे लाइन में सेव्ड सम, देखिए सेव्ड सम, यहां भी देखिए एस है और यहां भी देखिए एस है, तो इसमें भी एलिटरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि इस पोएम को आप समझ गए होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए आपको धन्यवाद, हम मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।